वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन जो बृहत्तर सवाल है आज मैं उसे आपके सामने रख रहा हूं कि अगर ये रूट ना लिए होते सुब्रत रॉय, एक साधारण जिंदगी जीते और साधारण तरीके से निवेशकों के बीच में विश्वास बहाल करते। विश्वास उन्होंने बहाल किया था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, 2010 तक निश्चित रूप से विश्वास बहाल किया था। 2010 के बाद यह मामला गड़बड़ाया जब उनके सलाहकार कुछ गड़बड़ लोग आ गए। अगर उसी वक्त, और आपको हैरानी होगी, मैंने उन्हें क्या कहा था, इसी तरह से कहा था, आंखों में आंख डालकर कहा था कि आप इस रूट को छोड़ दीजिए। जिस रूट पे आप चल रहे हैं वो रूट आपको एक दिन समंदर में गिराएगा और फिर वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। वही हुआ अंततः। आप पैसे के लेन देन के कारोबार में थे। पैसा आपका अधिकतर सरकारी कंपनियों में, सरकारी एजेंसीज के पास थी। अब आपने कोई नया स्कीम लॉन्च किया, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, आज भी दिक्कत नहीं होती अगर आपकी खुद की जीवन शैली बहुत सामान्य रहती। इस देश के मनोविज्ञान को आपने गलत तरीके से समझा। वो उस गलत मनोविज्ञान का जितना यूटिलाइजेशन है वो तो आपने किया, लेकिन उसकी सीमा यहीं तक थी और उसकी सीमा अगर पलटी तो फिर वो आपके खिलाफ हो गया। आज आपके खिलाफ देश भर में आंदोलन हो रहे हैं। यह आंदोलन नहीं होता तब भी जब लोगों का आप पैसा नहीं दिए होते, अगर आप खुद एक साधारण जीवन जी रहे होते, आप खुद एक यहूदी और पारसियों की तरह व्यवसाय कर रहे होते। क्यों? तब शायद लोगों को यह लगता कि नहीं, हमारे जो चेयरमैन हैं, हमारे जो सर्वे सर्वा हैं, वो खुद के ऊपर कोई पैसा नहीं लुटा रहे हैं। ठीक है, बिजनेस में कहीं पर गड़बड़ी हो गई है, और तब अगर आप केस भी लड़ते तो पूरा देश आपके साथ खड़ा होता और ये निवेशक भी खड़े होते। आज आपके ऊपर जो सबसे बड़ी तोहमत लगी है वो है अय्यासी की, और इस तोहमत से पूरे कंपनी को निकलना मुश्किल हो रहा है। आज विजय माल्या पर वो भी जो सबसे बड़ी तोहमत है वो है अय्यासी की। विजय माल्या का वो फैशन कैलेंडर चर्चा का विषय बनता था। वो अपने प्राइवेट जेट में पॉलिटिशियन को ले जाते थे। अब ये सारी बातें लोगों के जहन में है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं आपकी अय्यासी को लेकर के कि आपने निवेशकों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपनी अय्यासी में आपको कुछ पता नहीं लगा और आप पैसे लुटाते रहे। जो लोगों का पैसा था उसको आप लुटाते रहे। आज देश भर में जमीनें बेची जा रही हैं, उन जमीनों के पैसे कहां जा रहे हैं ये लोगों को नहीं मालूम है। आज आपके पुत्र अगर आपको मुखाग्नि देने नहीं आए तो लोगों में यह भरोसा हो गया है कि आप फरार हो गए हैं। आपने अपने परिवार को फरार करवा दिया और पूरी प्लानिंग के साथ यह किया। कौन भरोसा करेगा आपके ऊपर? लेकिन अगर आप पारदर्शी जीवन जी रहे होते भारत में और आपके बच्चे भी भारत में होते तो इतना होने के बाद भी आपके ऊपर उंगली नहीं उठती, दोष किसी और के माथे पर मढ़ा जाता। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज दोषी सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आप स्वर्ग सिधार गए हैं, लेकिन आपने अपने परिवार को पूरी तरह से दोषी बना दिया है। और परिवार वाले हैं जो भाग खड़े हुए हैं, उनको मालूम है कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, उनको मालूम है कि हमारे पिता ने ठीक काम नहीं किया। और ऐसी स्थिति बनी कि आज कुछ दिन पहले आपके पिता के एक सेक्रेटरी हैं, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। इन सबका आपके पुत्र के सेक्रेटरी, माफ कीजिएगा, आपके पुत्र के सेक्रेटरी
ईडी ने गिरफ्तार किया है। उनका धंधा, इन लोगों का धंधा ही यही है कि कहीं जमीन बेचो, वो पैसा लाओ और कहीं इधर उधर भेजो। मनी लॉन्ड्रिंग में ये शामिल है, कैश को इधर से उधर ले जा रहे हैं। पूरी कंपनी ऐसा लगता है कि भ्रष्ट कंसोर्टियम बनकर के सामने आया है। और अगर ये बात आप शुरू में समझ गए होते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। आप भारत नहीं, पूरी दुनिया के सिकंदर होते। और जिस तरह से ग्रॉस बैनर में आपने तिरंगा लहराया था, आप न्यूयॉर्क होटल में जो तिरंगा लहराया था, उसी तरीके से तिरंगा पूरी दुनिया में लहरा रहे होते। और मैसिडोनिया में तो लहराता ही लहराता। आपकी अय्यासी ने, आपकी अदूरदर्शिता ने, आपकी अपरिपक्वता ने आपको तबाह कर दिया। और आज भी ये बात कबूल करने के लिए आपके प्रबंधन के बड़े बड़े लोग तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो खुद भी अय्यासी में लगे हुए हैं। और करोड़ों निवेशकों की, लाखों एजेंटों की उन्हें कोई परवाह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज करते रहे, वकीलों को मैनेज करते रहे, अधिकारियों को मैनेज करते रहे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैनेज करते रहे। आपका केस इतना गहरा है, इतना संगीन है कि एक से निकलेंगे दूसरे में फंसेंगे। ईडी से निकलेंगे इनकम टैक्स में फंसेंगे, इनकम टैक्स से निकलेंगे किसी और में, सीबीआई में फंस जाएंगे। कोई दरवाजा नहीं है जो आपसे बचा हुआ है। और इस सब की जड़ में बस वही एक बात है, आपका पारदर्शी और सामान्य जीवन नहीं जीना। जब आपने पारदर्शी होकर के जीवन नहीं जिया और सामान्य जीवन नहीं जिया, आप एक सामान्य लाइफ जी सकते थे। 400 एकड़ के कैंपस में आपका निवास हो, होटलों में आपका बड़ा बड़ा ऑफिस चल रहा हो वर्षों तक। आवश्यकता क्या थी इसकी? आप मिसाल पेश कर सकते थे, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हैं, जब आपके पास लाखों करोड़ रुपए हैं, कोई मिडिल क्लास का व्यक्ति अपने को दिखाने के लिए बड़ी गाड़ियों में चलता है, बड़े मोबाइल रखता है, बड़ा पोशाक पहनता है, वो दिखावा करता है। लेकिन जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, वो दिखावे में भरोसा नहीं करते हैं। वो बड़ा साधारण जिंदगी जीते हैं। उनको लगता है कि हम बिजनेस में हैं, कल को हमारी कोई भी स्थिति हो सकती है, तो हम पहले से ही, अंग्रेजी में कहावत है, जो पहले से नीचे हैं उनको गिरने का डर नहीं है। तो अगर आप पहले से ही ग्राउंडेड होते, जमीन पकड़ के चलते, जमीनी होते, हवा में नहीं उड़ते, तो शायद ये नौबत नहीं आती। आज भी मैं सहारा के उन सभी जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उच्च प्रबंधन के लोग हैं, उनसे मैं यह आग्रह कर रहा हूं कि आप पारसी और यहूदी की भावना को अपने अंदर ले आइए। आज भी आपकी स्थिति ठीक हो सकती है पारदर्शी तरीके से, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। अब गंगा में बहुत पानी बह गया है। अब आपको अपने किए की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। आज चुकाएं, कल चुकाएं, परसों चुकाएं, अब आपको अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब वो दौर खत्म हो गया जब आप बाउंस बैक कर सकते थे, सिकंदर बन सकते थे। अब भी आपको लग रहा होगा कि शायद मैं आपके खिलाफ कुछ बोल रहा हूं। बिल्कुल नहीं। मैं तो अफसोस में, दुख में ये बात बोल रहा हूं कि आप बहुत बेहतर काम कर सकते थे, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते थे, लाखों लोगों को नौकरी और लाखों लोगों को आजीविका दे सकते थे, रोजगार दे सकते थे। वो आप चूक गए। काश आप यहूदी और पारसी की मनोवृत्ति अपने अंदर रखते, तो आज करोड़ों लाखों निवेशकों को यह दिन न देखना पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।